हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना अपने पढ़ाई अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 27 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही है। आपके जनरल नॉलेज को, आपके सामाजिक नॉलेज को, सबको बढ़ाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब बताइएगा कि सेशन कैसा है। एक बार आप देखकर तब बताइएगा। तो आज आपके करंट अफेयर्स का शुरुआत करते हैं। आज कोई महत्वपूर्ण दिवस नहीं है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। देखिए कि अभी हाल ही में भारत जो है 46वें विश्व धरोहर समिति का पहली बार मेजबानी कर रहा है। अभी 21 से 31 तक ये चल रहा है। तो इसीलिए हम 46वां विश्व धरोहर समिति के बारे में ज्यादा कुछ अभी नहीं कवर कर रहे हैं। ये समिति जो है, ये जो आयोजन हो रहा है, इसका संपादन हो जाए तब जो है इसको कवर किया जाएगा। तो लेकिन अभी ये निर्णय लिया गया था, कल या परसों आपको हम कवर किए थे कि भारत का तिरालसवां विश्व धरोहर स्थल यहाँ मोइदम जो है मैदान को बनाने के लिए नामित किया गया है। लेकिन जो है एक कल का न्यूज है, रात में यह आया है कि भारत का तिरालसवां मोइदम जो है मैदान को असम के मोइदम मैदान को भारत का तिरालसवां रामसर नहीं, भारत का तिरालसवां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो कहा किस राज्य में है? तो असम में है। तो असम के मोइदम जो है, मोइदम मैदान असम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत का तिरालसवां स्थल होगा। तो ये आपसे बता ही दिए। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा किस देश में विश्व धरोहर स्थल है और दूसरे नंबर पे कौन है। और भारत जो है, आपको बता रहे हैं, भारत अब 6वें नंबर पर अभी विश्व धरोहर स्थल इसके पास है, भारत के पास है। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का तिरालसवां जो है मोइदम मैदान को मिला है। तो ये पूछा जा सकता है किस राज्य में है, तो ये असम में है। उसके बाद भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति का 46वें सत्र का मेजबानी कर रहा है। ये सब क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप एक क्वेश्चन और बताइएगा, ये 2-3 दिन से आपको हम बताए हैं कि भारत का 41वां और भारत का 42वां रामसर स्थल कौन घोषित किया गया। भारत का जो है, सॉरी रामसर हम बोल दे रहे हैं, वो जो है विश्व धरोहर समिति है, विश्व धरोहर स्थल। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। कारगिल विजय किस सन में हुआ था? तो विकल्प में है 1997 में, 1999 में, 2001, 2003। तो कारगिल विजय जो है 1999 में हुआ था। इसका जो है अभी 2024 में हम इसका 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 25वीं वर्षगांठ, 25वीं वर्षगांठ को सिल्वर जुबली कहा जाता है, और 50 को गोल्डन जुबली। उसके आगे वाला जुबली को आप बताए हैं। फिर देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है दूसरा, कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटी किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। तो विकल्प में है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई, दीनदयाल बंदरगाह कांडला, कोच्चि बंदरगाह केरल, विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो सही उत्तर आपका रहेगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। तो भारत में जो है पहली बार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता क्योंकि भारत में पहली बार, देखिए क्या कह रहा है, पहली बार पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटी तो किस बंदरगाह पे चालू किया जा रहा है। तो ये आपका है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई, जिसको कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और अब आप एक क्वेश्चन ये बताइए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह वैसे चेन्नई है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर आपको महत्वपूर्ण बंदरगाह के बारे में बता देते हैं। देखिए भारत में जो है 12
महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं जो बड़े स्तर पे हैं। उसके बाद में छोटे छोटे कई हैं। तो देखिएगा कांडला, इसका नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा गया है, बदल दिया गया था, कांडला बंदरगाह गुजरात में। फिर मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। फिर यहीं एक नोवा खोवा है, मुंबई में ही बन रहा है। पणजी जो है यहाँ मार्मो गोवा है। उसके बाद कोच्चि है, तूतीकोरिन है, चेन्नई में है, विशाखापत्तनम बंदरगाह पारादीप। उसके बाद हल्दिया पोर्ट कोलकाता में जो है हुगली नदी पर है हल्दिया पोर्ट। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर में एक है। तो ये भारत के महत्वपूर्ण जो है बंदरगाह है। देखिएगा इसमें आपको हम बता दिए सबसे बड़ा जो है मुंबई है, मुंबई वाला। उस दूसरे नंबर पर सबसे गहरा जो है चेन्नई वाला है। और भारत में 200 से ज्यादा और बंदरगाह हैं जो छोटे स्तर पे हैं। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर रणनीतिक सिंकुलना सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट किया है, यानी उसका शुरुआत किया है। तो आप देखेंगे अरुणाचल विकल्प में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो सही उत्तर आपका रहेगा लद्दाख। प्रधानमंत्री अभी जो है 25वें वर्षगांठ के अवसर पर कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए लद्दाख गए थे कल। तो वहां जो है उन्होंने सिंकुलना सुरंग परियोजना का निर्माण किया है। ये जो है 4.1 किलोमीटर का परियोजना होगा जो लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये लगभग 15,400 फीट ऊंचाई पर बनने वाला सुरंग होगा। अगर ये बन जाएगा तो विश्व का सबसे ऊंचा सुरंग होगा। ये क्वेश्चन कल भी कवर किया गया था। फिर अगला देखिएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक का कौन सा संस्करण है। तो विकल्प में 36वां, 31वां, 33वां, 29वां। तो सही उत्तर आपका रहेगा 33वां। ये पेरिस ओलंपिक का 33वां सत्र है। ये 4 वर्ष पेरिस ओलंपिक जो है 4 वर्ष पे होता है, ये जान रहे हैं आप। ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। जो इस पे हम अलग से आपको डिस्कशन करेंगे। आ जाने दीजिए इसका कुछ परिणाम। फिर आप ये बताइएगा कि पिछले वर्ष जो 32वां हुआ था, ये 33वां है वो पेरिस ओलंपिक। ये जो 32वां हुआ था ये टोक्यो में हुआ था, जापान के राजधानी टोक्यो में। अब ये देखिएगा कि इसका जो है अगला संस्करण जो होगा 34वां यानी 2028 में, ये यूएसए में होगा। और जो 35वां होगा ये 2032 में, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। फिर अब आप कमेंट करके बताइए 36वां 2036 में कहां होगा। और फिर देखिएगा किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पुनः सदस्य चुना गया है। तो विकल्प में है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी। तो नीता अंबानी को, विकल्प सही है नीता अंबानी को दोबारा फिर से पुनः इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में रीन्यू ने कहां पर 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया। तो विकल्प में है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर आपका रहेगा राजस्थान। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में रिपोर्ट दर्ज किया गया उसके हिसाब से भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितना है। तो यहाँ आपसे 2 क्वेश्चन वैसे पूछा जा सकता है कि विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का प्रथम स्थान है। दूसरे नंबर वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितना है। तो ये विकल्प में 15, 20, 30, 25%। तो सही उत्तर आपका रहेगा 25%। यानी पूरे विश्व में जितना दूध उत्पादन हो रहा है उसका 25% अकेले भारत उत्पादन कर रहा है। यहाँ जनसंख्या अधिक होने के कारण खपत लोगों को जो है जो उसको कंज्यूम करने की क्षमता वो कम है, लेकिन उत्पादन जो है भारत में
विश्व में सबसे अधिक होता है। आप देखेंगे सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो यूपी है। जितना भारत में पूरे दूध उत्पादन हो रहा है उसका लगभग 15 साढ़े 15% दूध अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। वहीं देखेंगे दूसरे नंबर पे राजस्थान है। राजस्थान जो है लगभग 14 साढ़े 14% दूध का उत्पादन कर रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत जो है पूरे विश्व का 25% दूध अकेले उत्पादित कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। फिर देखिएगा कि हाल ही में ताइवान को कौन सा टाइफून प्रभावित किया, तो विकल्प में है जमेई, एप्सिलॉन, तोयामारू, मैरी। तो सही उत्तर आपका रहेगा जमेई। अभी हाल ही में ताइवान में सेना का एक्सरसाइज हो रहा था, वहां जमेई टाइफून के कारण जो है एक्सरसाइज को टाल दिया गया है, रोक दिया गया है। तो ये वहां जो है काफी प्रभाव डाल रहा है ताइवान में। अब आप देखिएगा ये चक्रवात का विभिन्न क्षेत्रों में नाम क्या होता है। चक्रवात ही होता है लेकिन उसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होता है। तो आपसे बता रहे हैं कि ये नाम कहाँ किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा होता है, कैसे। जैसे देखेंगे आप तो यहाँ देखिएगा हरिकेन वाले क्षेत्र में, ये उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में, उत्तरी अटलांटिक और ये जो है पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में, ये इसे हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिकेन। इसी चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। वहीं हिंद महासागर वाले क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ इसे चक्रवात ही कहा जाता है, साइक्लोन जिसे कहते हैं, साइक्लोन यानी चक्रवात। फिर देखेंगे बिली बिली जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में इसे बिली बिली कहा जाता है, बिली बिली। फिर यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया और चीन वाले क्षेत्र में, ये चीन ताइवान पूरा लेकर के, इसे टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। और कौन सा वो चक्रवात है, तो कौन सा टाइफून है जो ताइवान को प्रभावित किया, तो जमेई, याद रखिएगा। फिर अगला देखिएगा कि हाल ही में पेरिस के ग्रेबिन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है, तो विकल्प में अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन। तो सही उत्तर आपका रहेगा शाहरुख खान। शाहरुख खान के सम्मान में ग्रेबिन म्यूजियम ने गोल्डन कॉइन जारी किया है। फिर अगला देखिएगा, अगला जो है क्वेश्चन एक कल का क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए जो है इसको डाला गया है कि भारत ने किस देश के मोंगला पोर्ट के टर्मिनल के ऑपरेशन के लिए समझौता किया है, ऑपरेट करने के लिए। तो विकल्प में है श्रीलंका, म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश। तो सही उत्तर आपका रहेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के पोर्ट को भारत ने, ये जो मोंगला पोर्ट है ये वहां का बांग्लादेश का सेकंड सबसे बड़ा पोर्ट है, तो उन्होंने, भारत ने समझौता करके इस पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए समझौता किया है। तो ये किस देश में है? बांग्लादेश में। आप देखेंगे बांग्लादेश में, इसके पहले भारत जो है ईरान का चाबहार पोर्ट, उसके बाद म्यांमार का सितवे पोर्ट, इस दोनों को ऑपरेट कर रहा है। तो भारत का ये तीसरा ऐसा पोर्ट होगा जो समझौता के तहत मोंगला पोर्ट को भारत ऑपरेट करने के लिए निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत की इसमें बहुत बड़ी जीत है। बांग्लादेश का भारत के प्रति विश्वास दिखाता है। फिर वन लाइनर अगर क्वेश्चन कुछ कवर किए हैं जो आपके नॉलेज के लिए और उसके बाद पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 जो हो रहा है पेरिस में, ये 4 नए खेल इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें ब्रेकिंग है, सर्फिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, स्केट बोर्डिंग है। तो कौन कौन 4 है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया जोड़ा गया है, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग। फिर देखिएगा पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा, ऑफिशियल स्लोगन क्या है? गेम वाइड ओपन। इसका ऑफिशियल स्लोगन है, आधिकारिक नारा गेम वाइड ओपन। फिर देखिएगा पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर ओलंपिक फ्रीज है, इसका शुभंकर मास्कट।
फिर आदर्श वाक्य क्या है ओलंपिक का, यूनाइटेड बाय इमोशन। देखिएगा ये चल रहा है इस वर्ष, इसीलिए क्वेश्चन जो है आप देखेंगे तो जरूर आप कोई ना कोई क्वेश्चन इस ओलंपिक से जरूर पाएंगे हर एग्जाम में, चाहे इसके स्टैटिक पोर्शन से पूछे या इसके करंट वाले से। ज्यादा संभावना है कि करंट वाले से ही पूछता है। तो आप जो है कभी भी पेपर देने जाएंगे तो ये सेशन आप मतलब ये ओलंपिक जो है आप कभी छोड़ कर ना जाइएगा। ये आप एक क्वेश्चन ये बताइए, इंटरेस्टिंग है थोड़ा, कि ये पांचों रिंग क्या दर्शा रहा है, पांचों रिंग क्या दर्शा रहा है। वैसे हम आप लोग को बता रहे हैं ये पांचों रिंग जो है भारत में नहीं विश्व में 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। अब 5 महाद्वीप कौन है, इसमें पांचों महाद्वीप, इसमें कलर वाइज देखिएगा हम आपको बता रहे हैं। तो काला कलर जो है ये अफ्रीका को दर्शा रहा है, अफ्रीका महाद्वीप को। उसके बाद पीला कलर जो है एशिया को दर्शा रहा है। ये 5 भारत विश्व के 5 बड़े महाद्वीपों को कवर कर रहा है। उसके बाद देखिएगा ऑस्ट्रेलिया को हरा से, ये थोड़ा हरा टाइप का होना चाहिए। ये नीला जो है, नीला ये यूरोप को दर्शा रहा है, किसको, यूरोप को। और लाल देखेंगे तो अमेरिका को। इसमें देखिएगा कि इसमें उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका नहीं कवर किया गया है, इसमें सिर्फ अमेरिका माना गया है, दोनों को एक। तो ये जो बना रहता है छल्ला की तरह, तो ये पांचों दिखा रहा है कि पांचों महाद्वीप आपस में कनेक्टेड हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, आपसे कोई पूछ सकता है कि किस किस महाद्वीप को क्या छल्ला क्या दर्शा रहा है। तो देखिएगा यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, एशिया है, ये अफ्रीका है, ये अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इसको जो है इस तरह से दर्शाया गया है, कलर वाइज भी दर्शाया जाता है। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि ये रिंग क्या दर्शाता है, तो 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। कलर जो एशिया देखिएगा कि पीले कलर से दर्शाया गया है। फिर अगला देखिएगा कि सैन्य प्रमुख है मिन आंग हुआयंग म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। तो आप जान ही रहे हैं 2021-21 से लगभग यहाँ सैन्य शासन चल रहा है, से तख्ता पलट हो गया था, तो सैन्य शासन 2021 से चल रहा है। तो यहाँ के जो इसके पहले राष्ट्रपति थे उनको जो है कुछ तबीयत के वजह से खराबी होने के कारण से वो कुर्सी छोड़ दिए हैं। तो ये मिन आंग हुआयंग म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। फिर देखिएगा कि कोयला मंत्री श्री जी कृष्ण रेड्डी ने धनबाद स्थित BCCL में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक पेड़ माँ के नाम कौन किया है, जी कृष्ण रेड्डी ने, कोयला मंत्री हैं। तो ये अब आप झारखंड वाले हैं मान लीजिए, तो झारखंड के लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि झारखंड में ही इसका जो है उद्घाटन हुआ, इसका शुरुआत हुआ है। फिर देखिए डार्क जो है ऑक्सीजन क्यों चर्चा में है, अभी जो है डार्क ऑक्सीजन खोजा गया है। तो इसके बारे में 2013 से ही चर्चा खूब चल रहा था, लेकिन ये अभी खोजा गया है, तो इसीलिए ये बहुत न्यूज में है। देखिएगा उत्तरी प्रशांत सागर के कलेरियन क्लिपर्टन ने क्षेत्र में डार्क ऑक्सीजन की खोज किया गया है। आप जान रहे हैं ऑक्सीजन का जो है फोटो सिंथेसिस होता है, जब प्रकाश संश्लेषण, उसके थ्रू जो है ऑक्सीजन निकलता है। तो आप देखेंगे इसको 4000 मीटर से ज्यादा की गहराई में, यानी 13,000 फीट से नीचे की गहराई में ऑक्सीजन को खोजा गया। तो वहां आप देखिएगा फोटोसिंथेसिस क्रिया होता नहीं है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश वहां जाता नहीं है नीचे उतना। तो वहां कैसे ऑक्सीजन की प्राप्ति हो सकती है, इसी को जो है वैज्ञानिकों ने अभी खोजा है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर के ये कलेरियन क्लिपर्टन क्षेत्र में। तो यह जो है इसीलिए बहुत चर्चा में इस समय है। तो 4000 मीटर की गहराई पर ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। लेकिन जो है उन्होंने खोजा है कि जो धातुएं होती हैं, जिससे पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल कहते हैं, उसके जो है उसके तहत या उसके जो है
माध्यम से डार्क ऑक्सीजन का उत्पत्ति होता है। तो वहां जो है फोटोसिंथेसिस क्रिया इतना नीचे ना होने के बावजूद भी ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना होने के बावजूद भी जो ये ऑक्सीजन है वो पॉलीमेटेलियम नोड्यूल से निकलता है, इसीलिए जो ये खोजा गया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा आप वीडियो में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सेशन पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। अगर आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो आपको नया नया कंटेंट देते रहेंगे जो आपके नॉलेज के लिए, आपके जो है पेपर के लिए, आपके सामाजिक ज्ञान के लिए सब इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो को देखिएगा और अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।